ओके, सो चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, या हिंदी में आप को लेजर पॉइंटर आ जाएगा क्या यहाँ पे? ओके, ग्रेट। चैप्टर का नाम है आपका बायोमोलिक्यूल या फिर जीव अणु। इससे आपको एक से दो क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकते हैं। बेयर मिनिमम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, पर एक से दो आप मान के चलो, तो इस एक घंटे की क्लास में आपसे वो एक से दो क्वेश्चन फॉर 110% बनने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है, उसको मैं बोलता हूँ विटामिन। ऑफ कोर्स सभी ने सुना होगा विटामिन क्या होते हैं। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में इतना पढ़ लेते हैं कि हमें एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो बन जाए। सबसे पहले इंग्लिश वालों के लिए, देन आई विल स्टार्ट विथ हिंदी वाला, है ना? तो इंग्लिश हिंदी ऑल्टरनेटिवली। विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, आपकी नॉर्मल सी ग्रोथ के लिए, आपको बॉडी को सस्टेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए, जो बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत कम मात्रा में आपकी बॉडी में रखता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ वाइटामिन। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं अपने बायोकेमिकल फंक्शन में। आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं आपके विटामिन, बट हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें जो पता लगी कि ये एनर्जी तो नहीं देते हैं हमें, बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में सामान्य वृद्धि और चयापचय, ठीक है, के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये ऊर्जा नहीं देते हैं, परंतु शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो याद रखो कि एनर्जी नहीं देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपनी बॉडी में बहुत कम मात्रा में लगते हैं। ठीक है, टाइप कितने सर? दो टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल या फिर वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन को हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो सर ये जितने भी आपके फैटी टिश्यूज है या फिर लीवर है उसमें स्टोर होते हैं। एक्सिस अमाउंट कैन बी टॉक्सिक, अगर ज्यादा अमाउंट हो जाए तो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। नीड बाइल सॉल्ट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। अब आप लीवर की बात करो तो लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, शरीर में इसको अवशोषित करने के लिए हमें बाइल सॉल्ट का जरूरत पड़ती है। हिंदी में यकृत और वसा युक्त उक्तकों में संचित होते हैं। पहली चीज, अधिक मात्रा लेने पर विषैले हो जाते हैं और इनका अवशोषण पित्त लवणों की मदद से होता है। पित्त लवणों, बाइल सॉल्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज सीखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई कि ये सर लीवर या फिर जहां पर भी फैट होगा वहां पे स्टोर हो गए। ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो टॉक्सिक हो जाते हैं। और दूसरी चीज, ये बाइल सॉल्ट की हेल्प से या फिर पित्त लवणों की मदद से क्या होते हैं? एब्सॉर्ब होते हैं अपनी बॉडी में। कौन कौन से सर वाटर सॉल्यूबल, वो फैट सॉल्यूबल है या फिर वसा में घुलनशील हो जाते हैं? तो वो है ADE K, ADE K। ठीक है, याद रखने का तरीका अगर किसी को पता होगा तो दे कैन लेट मी नो। नहीं पता है तो यहाँ पे A फॉर आदित्य, जो कि मेरा नाम है, आपके सर का नाम आपको आराम से याद रहेगा। और सर थोड़े मोटे हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, इसलिए उससे भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ए से आदित्य, डी से देवांश, डी से देवांश, और आदित्य और देवांश एक ही है तो ये एक हो गया आपका। ई से आपका ई हो गया, के से आपका, अरे वाह यार, मैंने खुद ही ने ट्रिक बना दी। ओके, आदित्य देवांश और एक है भाई, है ना? आदित्य और देवांश आपके दोनों सर नाम अलग अलग है पर सर तो एक ही है, तो एक हो गया और आदित्य देवांश हो गया। ये आपका फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं इनके साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम। तो ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, डी को कॉल्सी कैल्सिफेरोल बोलते हैं, ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, और जो फिलोक्विनिन है इसको हम के को बोलते हैं। अगर याद करना है तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, बट एक दो बार कर लोगे तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है, अगर इससे क्या क्या होता है सर? इससे हमारी आंखें पे इम्पैक्ट आता है, आपकी स्किन हेल्थ जो है वो विटामिन ए से देखी जाती है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी आपकी ए से देखी जाती है। ठीक है, डी से सर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। डी से कैल्शियम, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो विटामिन डी के हेल्प से होता है। बोन हेल्थ, ठीक है। फिर एंटीऑक्सीडेंट या प्रोटेक्ट सेल, उसके लिए सर ई। और ब्लड क्लॉटिंग,
ये आपके लिए शायद क्वेश्चन आया भी था, रक्त में अगर थक्का जम जाए, ठीक है, अगर रक्त में थक्का जम जाए तो ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं उसको। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सर विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर सर इनकी कमी हो जाए तो क्या हो गया, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपको रात में कुछ नहीं दिखाता है, इसको बोलते हैं हम रातांधता या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। रात को दिखना ही बंद हो जाता है। अभी जो अब थोड़ा बहुत भी दिख रहा है वो विटामिन ए की कमी से और दिखना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, रिकेट होती है और ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो मतलब, अब देखो ये अगर आपको याली बीमारी दे दी जाए तो ऑस्टियो मतलब हमेशा याद रखना बोन होती है, और बोन के लिए हम विटामिन डी यूज करते हैं। ये हो गया ऑस्टियो से बोन, और डी उसका विटामिन हो गया। ये देखो रिकेट्स हो गया। वीक मसल, अगर आपकी कमजोर मांसपेशियां या फिर किसी कारणवश फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब आपका रिप्रोडक्शन का इशू आ रहा है, बेबीज नहीं हो पा रहे, तो इसका जो रीजन है ये क्या है, विटामिन ई हो गया, ठीक है, विटामिन ई हो गया। अब विटामिन के, एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर देखो, अगर विटामिन ए है तो थक्का जम जाता है, अगर गलती से आपका हाथ कट जाए, हाथ कट जाता है तो वो धीरे धीरे खून अपने आप बंद होने लग जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। इट इज ऑल ड्यू टू ब्लड, वो के कारण। पर अगर के की कमी हो तो ब्लड बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा, इसको बोलते हैं अत्यधिक रक्तस्राव या फिर एक्सिस ब्लीडिंग। ये हुआ आपका दूसरा। एक बार स्लाइड को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद रहेगा सब चीजें। तो स्लाइड को एक बार ध्यान से फिर से देखो। सर विटामिन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो फैट सॉल्यूबल है या फिर वसा वाला है। क्या होता है सर, ये स्टोर होते हैं आपके लीवर में या फिर कोई फैट वाले उक्तक में या फिर टिश्यूज में। दूसरा चीज क्या सर, अगर मैंने इसको ज्यादा मात्रा में ले लिया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा या फिर विषैला हो जाता है। क्या सर, मुझे बाइल सॉल्ट या फिर पित्त लवण की जरूरत पड़ती है इसको अपनी बॉडी में अवशोषित करने के लिए। पहली चीज हो गई। क्या कौन कौन से सर होते हैं, तो सर होता है आदित्य, देवांश, एक है, ठीक है। तो ये हो गया ए फॉर आपका विटामिन ए, डी फॉर आपका विटामिन डी, ई फॉर विटामिन ई, और के फॉर विटामिन के। क्या क्या नाम है सर इनके, तो ये एक रेटिनॉल हो गया, एक कॉल्सिकैलिफोरल हो गया, एक टोकोफेरॉल हो गया, एक फाइलोक्विनिन हो गया, ठीक है। और इनके जो यहाँ पे जितने भी कार्य है वो दे के रखें, और उनसे होने वाले जो रोग है वो आपको इस स्लाइड में यहाँ पे दे के रखें। अब आता है सर नेक्स्ट, पहला हमने देख लिया फैट सॉल्यूबल। अब आता है सर वाटर सॉल्यूबल या फिर ऐसे विटामिन जो कि जल में घुल जाए, जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सॉल्यूबल विटामिन। सर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, एक्सिस इज यूरिनेटेड, वो एक्सिस इज एक्सक्रीटेटेड इन यूरिन। सबसे पहली चीज हमने फैट सॉल्यूबल में तो ये देखा कि वो फैट में, यकृत में या फिर वसा वाले जो चीज है उसमें स्टोर हो जाते हैं। ये सब वाटर वाले जो है वो बॉडी में स्टोर ही नहीं हो रहे, शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, और अतिरिक्त मात्रा मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती है। वेरी गुड। उसमें देखो वो अधिक, इसमें तो अपने जो यूरिन के थ्रू है वो ही निकल जा रहे हैं, उसमें वो फैट में फंसे रहते हैं, आपके लीवर में फंसे रहते हैं। तो अगर उसकी मात्रा बढ़ते जाए तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो टॉक्सिक होने का कारण भी वहां पे आपके पास अवेलेबल है। इन्हें नियमित रूप से लेना आवश्यक है। नीड टू कंज्यूम रेगुलरली। क्यों कंज्यूम करना जरूरी है, क्योंकि सर ये तो वाटर सॉल्यूबल है, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी पानी हम पीते तो उसके थ्रू तो ये बाहर चले जाता होगा। तो अगर ये बाहर चले जाता है इसलिए इनको रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। कौन कौन से आते हैं सर, वाटर सॉल्यूबल में हमारे हैं या फिर जल में घुलनशील जो आपके विटामिन है वो है आपका विटामिन बी और विटामिन बी, वो सॉरी बी बोलो, बी सी, विटामिन बी और सी, बी सी। अब आप इसको कैसे याद करोगे आपकी टेंशन है, ठीक है। वैसे भी ए डी ई के तो हो गया होगा आपको याद, अगर वो याद है तो फिर ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये याद नहीं है तो वो याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो, आपका काम आराम से हो जाता है। तो बी सी, हाँ ठीक है, बी सी, ठीक है। विटामिन सी, इसको मैं बोलता हूं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलता हूं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बी अम्ल, ठीक है। किस किस में काम में आता है सर, जो सर मुझे कहीं लग गई है तो उसको हील करने के काम में आएगा। एंटीऑक्सीडेंट, अगर मेरी बॉडी में ऑफ कोर्स ज्यादा क्या नाम से ऑक्सीडेंट्स की जरूरत है तो उसके ऑक्सीडेंट्स हो गए, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल हो गए हैं, तो उसको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। कोलेजन सिंथेसिस, तो एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है।
वैसे आपको ये नहीं पूछता है एग्जाम में उसका फंक्शन, बट उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी फॉर श्योर पूछ सकता है, उससे होने वाला रोग पूछ सकता है। क्या क्या होता है सर? स्कर्वी। स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स, आपकी जो गम्स होती है उसमें से खून आता है बहुत लोगों को, और वो खून जो है वो किसकी कमी से आता है सर? वो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की कमी से आता है। ठीक है, अब आता है सर नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल या फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो सर वो है आपका विटामिन बी। आपका विटामिन बी, रिमेंबर वन थिंग, आपका विटामिन बी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, बहुत सारे इसमें आपके देखो कितने सारे, हमने अभी नॉर्मल सभी के एक एक वही पढ़े। यहाँ पे देखो B1, B6, B12 आपके बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो आपकी मैं एक दो आपका बता देता हूँ, आप एक बार देखना चाहो तो जैसे B1 इंपॉर्टेंट है, B2 इंपॉर्टेंट है, B6 इंपॉर्टेंट है, B7, B9 और B12 सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। B1 थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन हो गया, B6 पैरिडॉक्सिन हो गया, B7 बायोटीन हो गया, B9 आपका फॉलिक एसिड हो गया, ये फॉलिक एसिड तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, और नेक्स्ट आपका कोबल अमीन जो हो गया B12 हो गया। डोंट वरी, ये आपको याद करना है या फिर नहीं करना, अभी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, किस काम में आता है ये आप आराम से पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं, ये याद करने वाली ही बात है आपको। फिर भी मैं बता ले, यानी इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बी वाले बहुत ज्यादा है, तो आपको याद करना है तो करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इतना कौन याद करेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका यूज होता है ये, अगर B1 पूछा जाए तो सर बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, और पूछ सकता है तो B9 पूछ सकता है एनीमिया के कारण या फिर जन्म दोष। ठीक है, और B6 पूछ सकता है अगेन एनीमिया। ठीक है, और एनीमिया, बस एनीमिया वाले पूरे याद रख लेना, तो मतलब B6, B9 और B12 ये याद रख लेना बस, और एक B1 वेरी वेरी, बाकी कोई टेंशन नहीं। ऑफ कोर्स एक आखिरी में समरी हमारी क्या आई कि सर जो वसा में घुलनशील है या जो फैट सॉल्यूबल है, ठीक है, वो लीवर और टिश्यू में स्टोर होते हैं, और जो वाटर सॉल्यूबल है वो कहीं स्टोर नहीं हो जाते, वो डेली अपने यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। सर ADE के, ठीक है, ADE के जो आपका है वो फैट सॉल्यूबल है, और जो बी सी के कॉम्प्लेक्स है या फिर बी का कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है, ये हो गए सर हमारे वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है इसको मैं बोलता हूं एंजाइम। एंजाइम आपने फॉर श्योर कहीं कई बार सुने होंगे, कई बार सुने होंगे। एंजाइम आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगेन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें भी। अगेन क्या होता है सर? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल दो या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोल दो, दोनों सेम है। मेनली प्रोटीन, मेनली प्रोटीन मतलब कंफर्म नहीं है पूरे प्रोटीन हो गए, पर प्रोटीन ही होते हैं ज्यादातर, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विदाउट देमसेल्फ अंडरगोइंग चेंज। ध्यान से समझना एक चीज यहाँ पे, वैसे मैं एंजाइम आपको वहां पे भी पढ़ाऊंगा, क्या नाम एंजाइम बोल रहा, कैटलिस्ट में आपको क्या नाम से केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाऊंगा, पर वहां पे अलग कैटलिस्ट है, यहाँ पे अलग कैटलिस्ट है, तो मेक श्योर कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये बायो कैटलिस्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज होता है। हिंदी वालों के लिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। जैविक अणु मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, बट हमेशा प्रोटीन हो जरूरी नहीं, जो जीवों में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। गति को बढ़ाते हैं मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं रिएक्शन के, कौन से? बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया जो कि जीवों में हो रही है उन लोगों में। ठीक है, और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। कभी भी याद रखना आप एक चीज कि कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जा रहे हैं, चलो मान लो मैंने A+B लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैटलिस्ट रख दिया C, दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया AC+BC, ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आखिरी में क्या आएगा AB प्लस आ गया C,
तो कभी भी कैटेलिस्ट आपके इसमें जितना अवेलेबल है उतना ही रहता है, कभी भी कैटेलिस्ट की मात्रा चेंज नहीं होती है। वो बायो कैटेलिस्ट हो, जैव उत्प्रेरक हो या फिर नॉर्मल उत्प्रेरक हो, कभी भी उनकी मात्रा चेंज नहीं होती है, ये बार बार याद रखना, ठीक है। और इसलिए जो नोट्स है आप लोग बार बार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, आराम से पूरे क्वेश्चंस बनने लगेंगे आपसे, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं सर? ये होते हैं 4 टाइप के। एब्सोल्यूट ग्रुप लिंकेज, स्टीरियोकेमिकल, पूर्ण समूह बंधन और स्थलाकृतिक। सर ऐसे जो एक ही केमिकल पे काम करे। ग्रुप वाले मतलब वो एक से ज्यादा केमिकल पे काम करे। लिंक वाले जो बॉन्ड पे काम करे या किसी बंध पे काम करे। और स्टीरियोकेमिकल जो है वो किसी ऑप्टिकल आइसोमर पर काम करे। ये होते हैं, बस इतना याद रखना, आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। एंजाइम काम कैसे करते हैं, बस आपको ये जो अभी मैंने अभी जस्ट पहले जो आपको एक रिएक्शन बताया था ना, बस वही है, आपको ये एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, इससे नॉर्मली क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, क्या क्या है सर इनकी खासियत? खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली स्पेसिफिक, अत्यंत विशिष्ट। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष सबस्ट्रेट का कार्य करता है, एक सबस्ट्रेट का कार्य करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, वहां पे भी आपको सबस्ट्रेट वर्ड यूज होगा, ठीक है। प्रोटीनियस नेचर, जनरली कैसे होते हैं सर? जनरली प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन में के इसलिए होते हैं, बट सभी की सभी प्रोटीन हो गए ये कंपलसरी नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ग्लोबल, क्या ग्लोबुलर या फिर गोलाकार के होते हैं, ठीक है। एफिशिएंट कैटलिस्ट, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में ये अभिक्रिया को गति बढ़ा देते हैं, ओके। टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव, दे हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर पीएच पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ये होगी उसकी। वर्क अंडर माइल्ड कंडीशन, ऑपरेट एट बॉडी टेम्परेचर एंड न्यूट्रल पीएच, अपनी अगर इनको बॉडी में काम कराना है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहना चाहिए और आपका जो बॉडी में न्यूट्रल पीएच रहना चाहिए, ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, अम्लीय भी नहीं होना चाहिए और क्षारीय भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आता है हमारे पीएनएसटी और एएनएम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से आपको चीज मिलने वाली है एंजाइम से रिलेटेड। जब मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अगर मुझे यूरिया का अपघटन करना है तो यूरिया क्या होती है सर? NH2CONH2, ये हो गया आपका यूरिया। अब यूरिया को मुझे हाइड्रोलाइज करना है या उसका अपघटन करना है तो मैं जो एंजाइम का नाम लूंगा वो हो गया यूरेस। तो यूरिया से यूरेस, ठीक है। अगर मुझे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है, एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो सर मैंने स्टार्च जो है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अमाइलेज का यूज करा, ठीक है। अब माल्टेज, देखो यहाँ पे आप माल्टोज पढ़ोगे तो आपका तो दिमाग माल्टेज ही आएगा, नहीं। जब मुझे माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करना है या फिर जब मुझे मेल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करना है तो मैं जो यूज कर रहा हूँ वो माल्टेज यूज हो रहा है। तो जब मुझे स्टार्च से माल्टोज जाना है तो मैं माइलिस का यूज कर रहा हूं, और जब मुझे माल्टोज से ग्लूकोज जाना है तो मैं माल्टेज का यूज कर रहा हूं। इन्वर्टेस, इन्वर्टेस मतलब जो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, वो हो गया इन्वर्टेस। और सुक्रोज और ग्लूकोज ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ गलत चीज नहीं है। इसमें आपको दो चीज मिलती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायस्टेस, ये आया आपके एग्जाम का क्वेश्चन, पीएनएसटी फॉर श्योर, मुझे याद है कहीं ना कहीं मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं। डायस्टेस क्या होता है सर? जो स्टार्च से माल्टोज में ला ले, याद रखना, जो स्टार्च को माल्टोज में ला ले, और सेम टू सेम यहां पे एको चीज देखो, जो स्टार्च से माल्टोज में लाए ब्रेक, और जो स्टार्च को कन्वर्ट कर दे। अब यहां पे देखो, यहां पे एक टर्म यूज हुआ है ब्रेक्स, यहाँ पे कन्वर्ट्स, दोनों में अंतर है। यहाँ पे हिंदी में इसमें कोई पर्टिकुलर मुझे ऐसा अंतर नहीं मिला कि मैं आपको हिंदी में बता सकूं, पर इंग्लिश में, इसलिए मैं आला तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी इसको ध्यान से देखना। जब ब्रेक वर्ड आए तो आप अमाइलेस यूज करोगे, और जब कन्वर्ट वर्ड आए तो आप
माल्ट ये डाइस्टेज यूज करोगे, डाइस्टेज यूज करोगे। ब्रेक वर्ड पे अमाइलेस और डाइस्टेज वर्ड आप यूज करोगे कन्वर्ट पे, याद रखना, ठीक है। पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड बना देगा, ये पेप्टाइड पेप्सिन नाम लिंक हो गए। ट्रिप्सिन, ये आपके पेट में अगेन एक वो होता है, ठीक है, एंजाइम, पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड्स में। लाइपेज वसा को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। और क्या क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये भी एक बार देख लेना इधर जो जो चीज लिखी है। कैटेलेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस में होगा, और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए सिंथेसिस में होगा। बस अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, नहीं आएगा तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता रहेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, और हमने एक बार पढ़ लिया तो हम एक बार चेक भी करेंगे कि हमारा नॉलेज काम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका काफी अच्छा टॉपिक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक चीज हमने अभी तक जो पढ़ी है एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। सबसे पहले विटामिन कैसे होते हैं सर, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बहुत कम मात्रा में अपनी बॉडी में ग्रोथ करते हैं और मेटाबॉलिज्म अच्छा लगता है। ये सर एनर्जी नहीं देते हैं, और पर बायोकेमिकल फंक्शन या फिर जैव रासायनिक क्रियाओं में बहुत मददगार हैं। कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल या फिर वसा में घुलनशील। कौन कौन से होते हैं सर, तो ए डी ई के होते हैं, ओके। वाटर सोल्यूबल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी से समय समय पर बाहर जाते रहते हैं, इसलिए हमें उसको समय समय पर लेना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपके कौन कौन से सर, बी और सी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम, सर एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं या फिर जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या करते हैं, तो सर ये रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं सर, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं, तो आपके जीवों में बढ़ाएंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बढ़ाएंगे। पर कभी भी ये अपना जो रियल चेंज है जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, ओके। सर इनकी ये जो हमने खासियत है यहाँ पे देखी, फिर यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग प्रकार के एंजाइम देखे हैं। बस अब आपका जो नया टॉपिक चालू हो रहा है दैट इज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। ध्यान से सुनना, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स। अगेन प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स क्या होता है, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अभी थोड़े लेक्चर में ही आगे क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। 2 सेकंड रुकना, ठीक है। दो सेकंड वेट करना बस। ओके, सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर लार्ज लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ओके। सबसे पहली चीज ये मुझे आया समझ में कि जो प्रोटीन है वो किससे बना है सर, वो बना है अमाइनो एसिड से। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को अगर जोड़ दूं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मैं जोड़ दूं तो उससे मुझे कुछ नहीं और नहीं मिल रहा, मुझे उससे जो चीज मिल रही है जो उसका नाम है प्रोटीन। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एंजाइम, प्रोटीन का बात कर लिया था, हॉर्मोन्स आपके पूरे प्रोटीन होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स जो कि बहुत डीप में मुझे नहीं जाना है, ठीक है। प्रोटीन बड़े जटिल अणु होते हैं जो अमाइनो अमाइनो अम्ल से बने होते हैं। यह जीवों में भिन्न कार्य करते हैं जैसे एंजाइम, संरचनात्मक घटक या फिर हार्मोन। ये हो गया हमारी पहली चीज क्लियर। इससे हमें जो चीज सीखने को मिली, इससे हमें ये सीखना मिले को, ये पहली लाइन से हमें ये मिला कि हाँ जितने भी प्रोटीन है वो किससे बने हैं, वो बने सर अमाइनो एसिड से या फिर अमाइनो अम्लों से, ठीक है। अब सर अमाइनो एसिड या फिर अमाइनो अम्ल क्या होते हैं सर, वो देख लो। कुछ नहीं होते हैं, बहुत बहुत बेसिक चीज है।
ये सबसे पहली चीज प्रोटीन बनाने में काम में आते हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं। अमाइनो एसिड्स हैज एक अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम और एक कोई साइड चेन, कोई साइड चेन अटैच टू अ सेंट्रल मेटल कार्बन एटम, जिसको मैं बोलता हूँ। ये जो कार्बन एटम है इसको समझ लो कैसा दिखता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कुछ ऐसा दिखता है, एक हाइड्रोजन एटम हो गया, एक कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, और एक हो गया अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप। और यहां पर ये जो R है ये आपकी चेन है, ये आपकी चेन है। तो ये जो पार्ट हुआ, ये टोटल जो पार्ट है इसको बोलता हूं मैं अमाइनो एसिड या अमाइनो अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे स्लाइड में आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं, पहले आप ये चीज समझना। अमाइनो एसिड होते हैं दो टाइप के, जो आपके अमीनो अम्ल जो है ये होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं एसेंशियल या फिर आवश्यक, और एक होता है नॉन एसेंशियल या फिर गैर आवश्यक। ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हम डेली खाना खाते हैं, हमें खाने के थ्रू मिल जाते हैं, आहार से प्राप्त करना जरूरी होता है इन्हें। ठीक है, नाम याद नहीं करोगे, बस इतना याद रखना कि 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ब खुद, अब एसेंशियल मतलब मेरी बॉडी को जरूरत होगी तो मुझे खाना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा तो मुझे कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, तो आहार के थ्रू, थ्रू डाइट, थ्रू वाटर, वॉट एवर आई वॉन्ट, तो मुझे अमाइनो एसिड्स वहां से मिल जाए। नॉन एसेंशियल मतलब अब मेरी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, मेरी बॉडी उसको खुद ही बना रही है, कैन सिंथेसाइज इन द बॉडी, शरीर में खुद ही बन जाते हैं, तो नॉन अमाइन हो गए। अब इनको एक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनके नाम यहाँ पे एग्जांपल्स में ऑफ कोर्स आपको दे के रखे, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग याद करेंगे जब तक कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देख ले। तो जरूरी है कि नहीं ये चीज हमें याद करना, कितनी जरूरी है उसको देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे हम, ऐसा नहीं है कि अब अंधाधुन रट्टा ही मारना, नहीं, अंधाधुन रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ज्विटर आयन और उसका स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आपका अमाइनो एसिड हो गया, ये आपका अमाइनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल हो गया, ये उसका हो गया। अब क्या होता है ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने आपको, एक सेंट्रल, इसको मैं केंद्रीय 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 कार्बन परमाणु बोलूंगा, या फिर सेंट्रल कार्बन एटम बोल दूंगा, या तो मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक चीज और बोलता हूं, ये जो बीच में जो एटम रहता है ना कार्बन का, इसको मैं बोलता हूं अल्फा कार्बन। ये जो बीच में जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलता हूं। क्या होता है अल्फा कार्बन? ये हो गया, इसके ऊपर H लगा है, इधर साइड OOH लगा है, इधर साइड NH2 लगा है, नीचे लगा है एक चेन R। ओके, अब यहां से एक हाइड्रोजन एटम निकलता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उसके पास आके चिपक जाता है इधर साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज से निकला है, वो निकला और वो आके चिपक गया इधर। तो जैसे ही वो अमीन के ग्रुप के पास आया तो एन को ऐसा कर देता हूं, यहाँ पे 3 लगा देता हूं, यहाँ पे प्लस लिख देता हूं। ये जो आयन बना, ये जो आयन बना, ये आयन को बोलते हैं हम ज्विटर आयन। क्या नाम है इसका? ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन की विशेषता क्या होती है? ये सर, ये देखो, एसिडिक या फिर अम्लीय और बेसिक या फिर क्षारीय दोनों होता है। एक ही आयन एसिड भी नेचर शो कर रहा है और बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, याद रखना। एक ही आयन जिसका नाम है ज्विटर आयन, वो एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और वो बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, इसलिए इसको प्रॉपरली एक और नया टर्म बोलता हूं,
एम्फोटेरिक नेचर। एक बार हिंदी वाले प्लीज ये जो वर्ड है ना एम्फोटेरिक को हिंदी में चेक कर लेना क्या बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैंने बता दिया एम्फोटेरिक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आपके नोट्स में नहीं आएगा, ये अलग से स्लाइड में है ना, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ ना, एम्फोटेरिक नेचर। हिंदी वाले प्लीज एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। क्या है, ज्विटर आयन जो है एम्फोटेरिक होता है। अब एक बार पढ़ लेते क्या होता है। अमाइनो एसिड इन न्यूट्रल पीएच एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन वेयर अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, उसके ऊपर एक प्लस आयन आ गया, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इज डीप्रोटोनेटेड, नेगेटिव साइन आ गया। सो मॉलिक्यूल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट इज ओवरऑल न्यूट्रल। ओवरऑल जो है न्यूट्रल है, बट उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। तटस्थ पीएच में अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में होते हैं, जहां अमीनो समूह प्रोटोनेट या फिर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिल ग्रुप समूह डीप्रोटोनेट। क्या बोल रहे हैं? हाँ एक बार उसको मुझे वो लिख के भेजना, मुझे ऐसा लिखते नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए अणु में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह तटस्थ होते हैं, इनका पीएच इधर उधर नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब सर जो आपका जो प्रोटीन है, अब मैंने ये बताया था कि आपका अमाइलो, बहुत सारे मैंने अमाइनो एसिड या फिर अमाइनो अम्ल को जोड़ा। मैं मान लेता हूँ अमाइलो वो अमाइनो एसिड जो है उसको मैं एक इससे बता देता हूँ, एक इससे। अब मैं इसको जोड़ते आ रहा हूँ अमाइनो एसिड्स को, ढेर सारे अमाइनो एसिड्स को। ये हो गया मेरा अमाइनो एसिड, ये मेरा दूसरा अमाइनो एसिड, फिर मैंने एक चेन ही बना दी उन लोगों की, ढेर सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ने लग गया, तो ये सबको मिलाकर क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। और ये इनके बीच का ये जो बॉन्ड है इसको बोलता हूं मैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलता हूं? पेप्टाइड बंध या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे। पेप्टाइड बंध एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह के बीच बनता है, जिसमें H2O निकलता है, और ये संघनन या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। और कंडेंसेशन रिएक्शन में मैक्सिमम टाइम या तो H2O निकलता है या तो Ca2 निकलता है, ये सब चीजें निकलती है, ठीक है, याद रखना। चलो करके देखे क्या। मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा अमाइनो एसिड है, ये मैंने H लिखा, ये मैंने अल्फा कार्बन लिखा, ये मैंने COO नेगेटिव लिखा। अब याद रखना मैंने COO नेगेटिव लिखा नहीं, मैं नहीं लिखता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने H लगाया, इधर मैंने NH2 लिखा, और यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया। अब क्या बोला था कि इसके कार्बोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन दूसरे किसी से होना चाहिए, NH2 ग्रुप से होना चाहिए। मान लो ये NH2 हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका COOH हो गया, और यहाँ पे फिर से मैंने CH3 लिया, मैंने सेम ग्रुप से ही करा दी, कोई टेंशन नहीं। अब क्या होगा सर, ये बताओ। पानी निकालना है मुझे, क्या निकालना है, पानी निकालना है। अब तुम लोगों को पता नहीं इसमें रिएक्शन में से पानी निकालना किसी ने सिखाया या फिर नहीं सिखाया, पर मैं आज आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते पानी। मैं क्या करूंगा, मैं जो ये एन है इसको ऐसे लिखूंगा, H ये ऐसे लिख दूंगा। फिर मैं सर C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखूंगा, और OH यहां लिख दूंगा प्लस। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो पानी निकालना है। पानी क्या होता है सर, H2O होता है, वो निकालना है मुझे। ये मेरा एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, और जैसे ही वो मॉलिक्यूल निकला मेरा, तो मेरा एक पानी का मॉलिक्यूल माइनस हो गया यहां से, हुआ। अब इसके बदले चीज कैसी दिखने लगेगी, अब चीज कुछ ऐसी दिखेगी, ये हटेगा, पानी हटा दिया हमने। अब बॉन्ड बनेगा फिर से, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, और ये जो बॉन्ड बना, ये जो बंध बना, ये और कुछ नहीं, यही बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बंध बना पानी निकलने के कारण, एक कार्बोक्साइल ग्रुप
दूसरे अमीनो ग्रुप से जब रिएक्ट करा और जो पानी निकला, पानी निकलने के बाद जो बॉन्ड बना और कुछ नहीं है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। बस इतना सा आपको सीखना था। पेप्टाइड कितने प्रकार के होते हैं? ये सब बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट डाइपेप्टाइड होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, ठीक है। जहाँ पे दो पेप्टाइड बंद हो वो डाइपेप्टाइड हो गया, जहाँ पे तीन हो वहाँ पे ट्राई हो गया, जहाँ पे चार हो वहाँ टेट्रा हो गया, जहाँ पांच हो वहाँ पेंटा हो गया, जहाँ बहुत सारे हो वहाँ पे सर पॉलीपेप्टाइड हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं है। टाइप तो आप ये नहीं रखो बस नाम से, कि डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पॉली मतलब बहुत सारे। ये हो गया आपका काम खत्म। अब टाइप ऑफ प्रोटीन, अभी हमने दो टाइप के अमाइनो एसिड देखे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन के कितने टाइप होते हैं। हम्म, अब टाइप ऑफ प्रोटीन देख रहे हैं, तो प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, एक फाइबरस प्रोटीन होता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। एक फाइबर प्रोटीन होता है और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ठीक है। दोनों के बारे में बता देता हूं, पर मैं आपको दोनों को एक बार फोटो ही दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा आपको देखने में, बट ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। फाइबर मतलब लॉन्ग होते हैं, एक थ्रेड जैसे आपका जो धागे होते हैं ना, सुई के धागे जैसे थ्रेड के रूप में होते हैं। नाम में आप केराटिन और कोलेजन का रख सकते हो। सर ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, पानी में नहीं धुलते, नहीं घुलते लिखना पड़ेगा मुझे, घुलते हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और स्पेरिकल, ऐसे 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 होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। सर ये पानी में घुलते हैं, कौन से? ग्लोबुलर, पानी में घुल जाते हैं। ये आपका हो गया। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा और करूं, पहले ये इस टॉपिक पे थोड़ा सा ब्रेक मार के मैं ये थोड़ी सी चीज बता देता हूं, ताकि फिर मुझे आगे आपको ये अलग से भूलूंगा नहीं और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर प्रोटीन का अपक्षय क्या होता है, या फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ध्यान से सुनना। Denaturation is a process where protein lose their native structure due to external stress like heat के कारण, pH के कारण, या फिर कोई केमिकल चेंज के कारण, जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अपक्षय वह क्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल संरचना खो देते हैं, जैसे गर्मी, जैसे पीएच, जैसे रासायनिक पदार्थों के कारण। इससे उनकी जैविक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अंडा देखा होगा तो अंडे में यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड होता है, और लिक्विड के बीच में यहाँ पे एक भाग होता है येलो कलर का, वो भी एक प्रोटीन ही है। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको हीट दी, अंडे को गर्म पानी में उबालने रखा, बहुत ज्यादा हीट दी, तो वो आपने ध्यान से देखा होगा, जो अंडा है उसका ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, और जो बीच वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, वो पहले लिक्विड स्टेट में रहता है, वो फिर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होकर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जिस चीज से बेबी बनने वाला था वो चीज अब सॉलिड हो गई, तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो तो खत्म ही हो गई। जो उसकी जैविक क्रिया थी वो तो खत्म ही हो गई। तो डीनेचुरेशन या फिर प्रोटीन अक्षय क्या होता है, ये वही होता है जिससे एक प्रोटीन किसी एक्सटर्नल चीज के कारण, जैसे गर्मी हो सकती है, पीएच चेंज हो सकता है, किसी भी चीज के कारण अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देता है, या फिर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है, उसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर प्रोटीन का अपक्षय। अब सर फाइबरस तो देख लिया, ओके देख लिया। उसके बाद सर हमने ग्लोबुलर प्रोटीन भी देख लिया, हाँ देख लिया। अब आता है हमारा लेवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का लेवल, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की, प्रोटीन की संरचना के स्तर की बात कर रहा हूं मैं। डोंट वरी, अब मैं आपको यहाँ पे एक पहले इमेज दिखाता हूँ, ताकि आपको सब समझ में आए अच्छे से, है ना। इमेज देख लो पहले एक बार, और ये इमेज आपके नोट्स में भी डालूंगा मैं, डोंट वरी, है ना। नहीं हो रही? अब हो रही है?
जस्ट वेट है ना, 2 सेकंड वेट करना। हाँ अब दिखी। हाँ अब दिख रही है। कंफर्म हो गया ना? सभी को दिख रही है ना अब? वेरी गुड। हाँ हाँ। तो प्रोटीन के हमने दो दो स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। एक हमने फाइबर वाला पढ़ा, एक फाइबर वाला पढ़ा, और दूसरा हमने गॉब्यूलर गॉब्यूलर प्रोटीन पढ़ा। एक फाइबर वाला पढ़ा, एक गॉब्यूलर पढ़ा। फाइबर वाला क्या होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब बट हमें यहाँ पे उस चीज का नाम नहीं लेना है। अब यहाँ पे जो नाम चेंज होंगे वो आता है सर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। इसलिए मैं एक बार सबको रेकमेंड करूंगा, सबको प्लीज 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 डू वन थिंग। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, आप एक बार लेक्चर देखना। लेक्चर देखने के बाद आपके पास जो नोट्स आएंगे, नोट्स को पढ़ना। नोट्स को पढ़ने के बाद आपके पास जो एनसीईआरटी है, प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी वंस। एक बार एनसीईआरटी के पास जरूर जाना। आपके जितने यहाँ से तो आपके पूरे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट कुछ छूट फूट गया होगा गलती से मेरे से, तो वो आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी में एकदम सीधी लाइन। द्वितीय में आप क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, है ना। प्राइमरी में तो एक सीधी लाइन आ गई सर। द्वितीय में देखो ऐसी ऐसी लाइन हो रही है, सीधी 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 सीधी। फिर टर्शरी में क्या हो रहा है, वही लाइन मुड़ के फिर वापस आ रही है। देखो ध्यान से दिख गया होगा। और जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो रहा है, जो आखिरी स्ट्रक्चर है, उसमें जो लाइन है इंटेंगल हो जा रही है, एक दूसरे में ऐसी मिल जा रही है, घूम जा रही है ऐसी ढेर सारी, ठीक है। तो अब यही जो है, ये स्ट्रक्चर आपको यहां पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखो कहां पे, नोट्स में आते हैं वापस। कहां गया? अभी सबको दिख रहा है ना? प्रियंका दिख रहा है? फिर से गायब हो गया। 2 सेकंड, आ जाएगा वापस। हाँ अब दिख रहा है? कंफर्म दिख रहा होगा ना अब तो? चलो कोई बात नहीं। आएगी आएगी आएगी, डोंट वरी। आवाज अब आएगी आएगी। वो मेरा जो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन है ना, पता नहीं वो अनस्टेबल हो रहा है एकदम से, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था। बहुत ज्यादा। हाँ अब सही है, अब कुछ टेंशन नहीं। अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ वो थोड़ा मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऊपर नीचे हो गया था, अदरवाइज कोई इशू नहीं। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? एक बार मुझे वो कंफर्म करना। वेरी गुड। ओके। वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा बेकार हो गया था, बट डोंट वरी, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहां पर एक ऐसी आपको मैंने अभी बताया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी में क्या, एक लाइन। टर्शियरी में, वो सेकेंडरी में क्या, एक ऐसा 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 इंटरटेंगल लाइन। टर्श ये हो गई आपकी प्राइमरी, आपकी हो गई सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या, वही लाइन घूम के वापस आ गई टर्शियरी में। और क्वार्टरनरी में क्या, अब वही लाइन इंटरटेंगल हो रही है। इंटरटेंगल मतलब आपस में मिल जा रही, गुथ जा रही है, ठीक है। ये ऐसी गुद गई। ये हो गया आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ठीक है। क्या होता है,
सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इस पॉप्टाइड वो पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो जो अम्ल है उनका अनुक्रम, एकदम सीधी सीधी लाइन। फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अल्फा हेलिक्स टू बीटा प्लीटेड शीट, ये याद रखना, ये बात याद रखना, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ताकि जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें वो स्टेबल रहे। ध्यान से याद रखना, पॉलीपेप्टाइड की माला जो मैंने यहाँ प्राइमरी में बनाई थी, अब उसको मैंने क्या, एक अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन बंध है वो स्थिर रहता है, इस मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग इनटू एंटायर पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। अब इसके का बहुत सारे आर ग्रुप जो हमारे इसमें दिए, तो याली जो इससे इसमें कन्वर्ट हुई, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई? ताकि और स्टेबिलिटी मिले। अब क्या होगा, अब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, जो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है वो आपस में जुड़ने लगे और आपस में जुड़कर एकदम प्रोटीन बना दे। ठीक है, तो यहां पर जो है हम उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जुड़ाव हो जिससे कार्यात्मक प्रोटीन या फिर फंक्शनल प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या फिर चतुर्थक संरचना। ओके, हमारे चैप्टर का अब एकदम आखिरी टॉपिक बच गया है, जिसको मैं बोलता हूं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स करने से पहले ओके, अब जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब H2O ग्रुप। ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O, वो सॉरी O, और उसके ऊपर N, जहां पे N की जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जनरली हम क्या क्या चीजें यहाँ पे सीख लो, एक बार में खत्म ही हो जाएगा पूरा चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखना। अब मेरे पास फिलहाल में ना आपके पास इतना समय है जानने के लिए, ना मेरे पास इतना समय है एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, तो ध्यान से रखना, ये आपके लिए टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप हो गया। कीटोन कौन सा ग्रुप? तो सर CO ग्रुप हो गया। ये हो गया कीटोन और ये हो गया आपका एल्डिहाइड। क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, और कंपाउंड जो उसके जैसे प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस पे उसके जैसे प्रोडक्ट देते हो। कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑप्टिकली सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या हाइड्रोलाइसिस पर ऐसे यौगिक उत्पन्न करते हैं। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। अब आते हैं, कितने टाइप के होते हैं सर? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड्स, एक होता है ओलिगोसेक्राइड्स और एक होता है आपके पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब जहां पर आपको एक शुगर मिले, क्या मिले? एक शुगर मिले। सिंपल शुगर दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ऐसा शुगर जिसको हम, जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हाँ हाइड्रो कितने, 3 आपका होना चाहिए एन की वैल्यू, उससे कम अगर हो तो सर वो आएगा नहीं उसकी कैटेगरी में, जहां पे आपका ग्लूकोज या फ्रुक्टोज आ जाता है, उसका आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोसेक्राइड एक, याद रखना, जब दो शुगर जुड़े हो या दो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अब देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। ठीक है, जो हो तो सर दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स जुड़े हो एक दूसरे से तो सर वो ऑलिगोसेक्राइड हो जाते हैं। और जब सर ढेर सारे मोनोसेक्राइड सेक्राइड्स है, जो कि ढेर सारे मोनोसेक्राइड जो कि ढेर सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हो, तो उसको हम सर बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, अब आता है सर नेक्स्ट वाला पार्ट जिसको मैं बोलता हूँ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हिंदी में भी वही आ गया क्या? सॉरी, यहाँ पे मेरा एरर है, इसको मैं इंग्लिश में कर दूंगा। ठीक है, वो सॉरी हिंदी में कर दूंगा। आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा टीचरों से, तो CHO और CO, इसको मैं बोलता हूँ एल डी हाइड, इसको मैं बोलता हूँ एल्डिहाइड और इसको मैं बोलता हूँ कीटोन।
एल्डिहाइड और कीटोन। इन दोनों को चेक करने के लिए कि आपका क्या ये जो कार्बनिक यौगिक है या फिर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है या कार्बनिक है, उसको चेक करने के लिए, और उसमें ये पर्टिकुलरली चेक करना है कि उसमें CHO ग्रुप लगा है या फिर CO ग्रुप लगा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फेलिंग्स या फिर टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग्स या फिर टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को चेक करने के लिए। अब जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है या फिर शुगर है, अगर वो फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर पा रहा है, तो वो ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन है। तो ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो कि फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, पहली चीज ये। और जो इन दोनों को रिड्यूस ना कर पाए, रिएक्ट ही ना करे इन दोनों के साथ, वो हो जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो नहीं रिएक्ट करे वो हो गया नॉन रिड्यूसिंग, और जो करे वो हो गया रिड्यूसिंग। अब ग्लूकोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज जो बनता है वो बनता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहली चीज तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। याद रखना, C12H22O11। जब मैं, अब ध्यान से रखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था अभी, CH3, वो CH2O, और यहाँ पे बाहर लगा था N। आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने N की वैल्यू 6 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? कार्बन की 6, इसकी आ गई 12, इसके आगे 6। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है। अगर सुक्रोज के इसमें कार्बन की संख्या सर 12 है, तो एक बार चेक करके देखिएगा, CH3, वो सॉरी, CH2, और यहाँ पे कर दिया N की वैल्यू कितनी? 12 देके रखी है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 12 से मल्टीप्लाई करा तो C12H24O12। यहां पर देखो सर, दो हाइड्रोजन कम है H2, और एक ऑक्सीजन कम है O, H2O की कमी है। अगर मेरे पास H2O आ जाए तो सर फिर मेरे पास जो ये आ जाएगा, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सर मेरे पास C6H12O6 और C6H12O6, 2 बार मेरे पास एक ग्लूकोज निकल के आ जाएगा, एक फ्रुक्टोज निकल के आ जाएगा। दोनों के फॉर्मूले होते हैं सेम, याद रखो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ग्लूकोज के भी और फ्रुक्टोज के भी। तो यहाँ पे सर हम क्या जोड़ दे रहे हैं? सुक्रोज में हम ऐड कर दे रहे हैं पानी को, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में सर? एक बहुत डाइल्यूट सा एसिड। वो याद रहे या नहीं रहे, आपको केमिकल रिएक्शन पे वैसे तो उतनी ध्यान नहीं देना है, ना ही मेरा एम है आपको इतने ज्यादा डीप में ले जाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे याने आने ये क्वेश्चन आएंगे नहीं है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आगे आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है सर दोनों के फॉर्मूले? C6H12O6। ये हुआ आपका पहला। फिर मेरे को स्टार्च से बनाना है। किससे बनाना है? स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है सर? स्टार्च होता है C6H10O5। C6H10O5। ओके, फिर से आपने देखा यहाँ पे अगर मैं 2 हाइड्रोजन को जोड़ दूं और एक ऑक्सीजन को जोड़ दूं, तो सर ये तो फिर से ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। तो मैं यहाँ पे N प्लस NH2O, उसका जब हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो ये मेरे को ढेर सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं। मिल गए ग्लूकोज। तो आपको बस 2 चीज से बनाना आना चाहिए ग्लूकोज, उतना ही काफी है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। पहली चीज किससे? सुक्रोज से। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और दूसरा आपको बनाते आना चाहिए स्टार्च से। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 और उसके नीचे N, बस। नेक्स्ट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, हमने देख लिया। इट इज एन एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है। कहां पे? C1 रिंग पे। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे इसमें। ओके, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और C1 कार्बन एटम पे ये क्या रहता है, एल्डिहाइड CHO। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी आपके स्ट्रक्चर्स, और इसको नोट्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल हेमी एसिटल फॉर्मेशन। अब हेमी एसिटल क्या होता है उसको छोड़ो। अ, जो रिंग रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको पायरोनोस फॉर्म बोलते हैं, ये आपके काम का है ना। हेमी एसिटल छोड़ देना, ये बस ये वाली लाइन आप पूरी छोड़ भी दोगे तो कोई मतलब की नहीं, बट जो 6 मेंबर की रिंग बनाता है उसको हम पायरोनोस बोलते हैं, पायरानोस बोलते हैं। और ये इंग्लिश नाम ही है पूरा, है ना, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, पायरानोस ही बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पर मैंने इसमें एक चीज की गलती करके रखी कि यहाँ पे नहीं करी, क्या करिए, क्या नहीं करिए, क्या नहीं करी। ठीक है, फ्रुक्टोज जो है, अगेन मैंने से बोला था सेम ग्लूकोज जैसा फॉर्मूला होता है, पर ग्लूकोज एक रिंग बनाता है ऐसी। ठीक है, उस रिंग को हम बोलते हैं पायरानोस। जो सर्कुलर रिंग बनाता है उसको हम बोलते हैं पायरानोस। अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कीटो हेक्सोस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप यूज हुआ था ग्लूकोज के केस में। कहाँ यूज हुआ था, एल्डिहाइड ग्रुप यूज हुआ था, CHO ग्रुप यूज हुआ था, कहाँ पे, कार्बन एक एटम पे। 5 आपके OH ग्रुप थे, 5 आपके OH ग्रुप थे। रिंग का जो नाम आता है वो आता है पायरेनोस। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गई चीज, यहाँ पे कीटो हेक्सोस आ रहा है। कीटो हेक्सोस मतलब कीटोन ग्रुप आ गया। कीटोन मतलब क्या होता है, CO ग्रुप आ गया। जो आपका कीटोन ग्रुप है वो किस पे है, C2 पे है, C2 पे, याद रखना। वहां C1 पे था, यहाँ पे C2 पर है। 5 मेंबर जो उसकी रिंग बन रही है उसको बोलते हैं हम फ्यूरोनोस। क्या बोलते हैं, फ्यूरोनोस। फ्यूरन, ये फ्यूरन आ गया O ई है, और इसके ऊपर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ये आ जाता है आपका C2, और फिर इसके बाद एक और C आ जाएगा। ठीक है, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। C2 पे कीटोन ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप आ गया। ठीक है, तो 5 मेंबर जो रिंग है उसको बोलते हैं हम फ्यूरानोस। डाइसेक्राइड्स, अब डाइसेक्राइड्स के कुछ एग्जांपल देखो। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो ये जो लिंकेज बनी है देखो, बॉन्ड टूटने के कारण जो लिंक बन रही है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसको जो तोड़ तोड़ के मैं और ढेर सारी लिंक बना सकता हूँ, उसके ढेर सारे ग्लूकोज और एक बहुत बड़ी रिंग बना सकता हूँ, उसी को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, जो भी हो। ठीक है, अब आपका आता है डाइसेक्राइड्स में सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस। सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस। मुझे बस एक चीज कंफर्म करना कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जस्ट ताकि मैं आपको बाकी चीजें दिखा सकूं। जैसी नहीं दिखे ना तो मुझे बता देना नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ दिख रहा है सभी को। एक बार आवाज करके बोलो, प्रियंका दिख रहा है। वेरी गुड, ध्यान से देखना। ये वैसे मैं आपके इसमें डाल दूंगा ताकि आप लोगों को नोट्स में भी याद रहे कि क्या क्या समझाया था मैंने। ये देखो, ये 6 मेंबर रिंग हो गई, 6 मेंबर रिंग हो गई, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग हो गई। ओके, पहली चीज ये समझ में आ गई। ये सर आपका CHO ग्रुप, जिसको मैंने पायरेनोस बोला था। अगर ये CHO ऊपर है, याद रखना, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको रिंग में किसी को दिख रहा होगा तो मैं पहले रिंग में डिफरेंस दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये भी याद है कि अगर हमसे ऐसा पूछ लिया तो क्या करना है। देखो यहाँ पे CH2 ग्रुप ऊपर है, यहाँ पे CH2 ग्रुप ऊपर है, यहाँ पे OH ग्रुप, OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप। ठीक है, बट यहाँ पर जो OH ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो गई। कौन से कार्बन एटम पे, C1 कार्बन एटम पे। ये देखो C1 कार्बन एटम पे OH ऊपर चले गया और यहाँ पे OH नीचे आ गया। तो जब OH नीचे हो, जब OH नीचे हो, तो याद रखना, जब भी OH नीचे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेता हूँ। अगर आपको ऐसा दे के रखा है,
ठीक है, तो आपका जो नाम आएगा वो आएगा अल्फा डी और एक प्लस। ये याद रखना बस आपको अभी फिलहाल में, क्योंकि मैं डीप में इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपका बहुत दिमाग की खिचड़ी कर देगा, और मैं नहीं चाहता इतने कम समय में आपका दिमाग की खिचड़ी हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक चीज याद रखना कि अगर आपका ओ OH नीचे हो तो अल्फा हो जाता है, डी हो जाता है, और प्लस हो जाता है। ठीक है, जब आपका ओ OH ऊपर हो और एच नीचे हो तो वो हो जाएगा बीटा। ठीक है, डी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और वो माइनस कब होता है, माइनस का अपने को सीन याद नहीं रखना है, याद रखना। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये आपको स्ट्रक्चर्स, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ना भी चाहिए, तो देखो एनसीईआरटीज में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स दे के रखे हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज मतलब ये देखो यहाँ पे स्वीटनर के जैसे यूज होता है, कीटो हेक्सोज है, नोट्स में सब चीज अवेलेबल है, फ्रूट में, हनी में, वेजिटेबल में मिलता है। ये सब चीज अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है तो आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी पढ़ सके हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा आपको। पर वो जो बेसिक चीजें छूटी है वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। पर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे फ्रुक्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। ये देखो कीटोहेक्सोज वर्ड यूज करा वहां पे अपने नोट्स में भी ऐसी। क्या स्ट्रक्चर देख लो, ये देखो स्ट्रक्चर। अब सेम चीज यहाँ पे भी, आप एकदम सेम चीज यहाँ पे भी देखोगे। आप देखो कार्बन C1, कार्बन C1 एक टाइम कार्बन ऊपर है और एक टाइम कार्बन नीचे है। तो जब ऊपर है तो अल्फा, और जब नीचे है तो बीटा, अल्फा बीटा। ये हो गया, ये देखो ऊपर नीचे वाला जो सीन है। और ये आप एनसीईआरटी को एक बार, मैं तो रिकमेंड ही करूंगा कि एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। ठीक है, बाकी आपके पूरे क्वेश्चन से यहाँ से मेरे नोट से आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो नोट्स पे वापस चलो। नहीं सॉरी, अभी इधर ही आना पड़ेगा। अब डाइसेक्राइड्स पढ़ रहे थे हमने। जो पहला डाइसेक्राइड्स पढ़ने वाले, जो पहला डाइसेक्राइड्स हम पढ़ने वाले उसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक प्रकार का ये कंपाउंड होता है C12H22O11। याद रखना, जो हाइड्रोलाइसिस पे, जो हाइड्रोलाइसिस पे डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रुक्टोज देता है। अब ये डी प्लस क्या होता है, डी माइनस क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट। इसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और एल को बोलते हैं लीवो। अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, आपके इसमें क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे। 110%। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये मैं अगेन आपकी नोट्स में डाल दूंगा। क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जब मैं किसी दो रिंग को जो आपस में जोड़ रहा हूं एक ओ वाले बॉन्ड से, तो ये जो दो रिंग है जो जुड़ी है एक बॉन्ड से, उसको और कुछ नहीं बोलते, उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, और कुछ नहीं है। फिर आता है आपका माल्टोस, अगेन डाइसेक्राइड है। लैक्टोस अगेन आपका डाइसेक्राइड है। ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको पूछेगा फॉर 110%, वो ये पूछेगा कि जो आपका सुक्रोस है वो, उसके मोनोमर क्या है, किससे मिलके बनता है, तो सर वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बन के बनता है। जो माल्टोज है वो किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। जो लैक्टोज है वो किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। पहली चीज, क्या ये रिड्यूसिंग है या फिर नहीं है, सर ये नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी जो जो है वो रिड्यूसिंग है। दूसरी चीज, इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इसको हम क्या, माल्ट से फाइंड होता है, मिल्क, ये तो मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट। हम्म, एकदम आखिरी में जो फिर आपके पास टॉपिक आता है उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अभी तक हमने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद हमने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज देखा। अब हमारे पास सारे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में आप यहाँ पे तीन चीज देखोगे, एक स्टार्च, एक आपका देखोगे आप सेल्यूलोज, और एक आप देखोगे ग्लाइकोजन। स्टार्च कहाँ पाया जाता है सर, नॉर्मली जो स्टार्च प्लांट्स में पाया जाता है। पहली चीज, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन
प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में पाए जाते हैं या फिर पौधों में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये एक चेन से बने होते हैं जिसको बोलते हैं हम अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। और ये मैंने बहुत लॉजिकली, अगर आपको लग रहा होगा कि सर इसमें आपने हिंदी में तो कुछ लिखा ही नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है इंग्लिश में। याद रखना, अगर आपको ये लग रहा होगा, थोड़ा भी डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने पूरा इंग्लिश में क्यों लिखा है यार ये स्लाइड, ये इसलिए सोच समझ के लिखी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो आपको फिलहाल में इंग्लिश में बेहतर याद रहेगी हिंदी के कंपैरिजन में। जैसे अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस मतलब होता है एक ऐसी चेन, ठीक है, और जब ऐसी ढेर सारी चेन मिल जाए और सभी के बीच में बॉन्ड हो, तो एक सिंपल चेन जो है उसको मैं बोलता हूं अमाइलोस। और जब बहुत सारी चेन मिल जाए तो उसको मैं बोलता हूं अमाइलोपेक्टिन। पैक हो गया, पैक से याद रखना पैक्टिन हो गया, बहुत सारी ले होगी। तो ये लीनियर हो गई, एक सीधी लाइन है तो अमाइलोस, और बहुत सारी लाइंस है तो ब्रांच, एक ब्रांच बन गई और ब्रांच बनने के कारण अमाइलोपेक्टिन हो गया। दूसरा सेल्यूलोस, सर कहाँ पे मिलता है? प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, ठीक है। ह्यूमन लोग उससे डाइजेस्ट नहीं, ह्यूमन लोग इसका पाचन नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन क्या होता है सर? ग्लाइकोजन मिलता है आपके एनिमल में, पहली चीज। उसमें भी कहाँ मिलता है? लीवर में, यकृत में, या फिर आपकी मांसपेशियों में, पेशियों में, मांसपेशियों में। अमाइलोपेक्टिन बट हाईली ब्रांच्ड, ये किस प्रकार का होता है? ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन होता है। स्टार्च कैसा होता है? अमाइलोज होता है। सेल्यूलोज कैसा होता है? दोनों होता है, अमाइलोपेक्टिन भी होता है। तो यहाँ पे देखो इसलिए वर्ड आ गया, ये हो गया आपका अमाइलोस, ये हो गया आपका अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, और ग्लाइकोजन जो एकदम आखिरी में है वो आता है अमाइलोपेक्टिन की कैटेगरी में। हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंस वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल्यूलोज प्लांट में किस में है? प्लांट में सेल्यूलोज आ जाता है, ओके। स्टोरेज मॉलिक्यूल, स्टार्च, ये स्टार्च जो है प्लांट में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। भंडारण अणु, पौधों में स्टार्च, जानवरों में ग्लाइकोजन। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर। जब भी हम राइबोस और डीऑक्सिक राइबोस शुगर की बात करें तो सर उस केस में हम जो यूज कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, हम डीएनए और आरएनए सभी ने सुना होगा, डीएनए और आरएनए सभी ने सुना होगा, वो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? पेंटोस शुगर का, जो कि किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ओके, यहां पर आपका एक मेजर पार्ट